हेलो एवरीवन, पाठम पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज हमारी क्लास है पॉलिटी की, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक रहती है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अगर कोई भी नया पर्सन पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले पॉलिटी की पहली क्लास लेकर आएं। ठीक है, और जो भी पर्सन चैनल को ही पहली बार देख रहा है, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको फ्यूचर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। नागरिकता, हमने ये जो नागरिकता है वो कहाँ से ली है, कहाँ से, किस देश के संविधान से ली है? तो हमने ये लिया है एकल नागरिकता का प्रावधान जो है हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। हमारे देश में कौन सी नागरिकता है? हमारे देश में, भारत में, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। किसका? सिंगल सिटीजनशिप का, मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान दे रखा है हमारे देश में। ठीक है, अब दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक तो सिंगल सिटीजनशिप, एक होती है डुअल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जो कि हमारे भारत देश के अंदर है। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप क्या होती है? जो व्यक्ति एक या एक से अधिक देशों के पासपोर्ट अपने पास रखते हैं या लीगल तौर पे वो दो देशों की नागरिकता रख सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप कहलाती है। ठीक है, एक सिंगल सिटीजनशिप हमारी, जिनको केवल एक देश का पासपोर्ट रखने की अनुमति होती है, जैसे हमारे भारत देश के लोग। ठीक है, उनको एक ही पासपोर्ट रखने की अनुमति है। अगर वो किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उनकी हमारे भारत की नागरिकता स्वतः ही टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 5 में क्या कहता है हमसे? आर्टिकल 5 कह रहा है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। ठीक है, अर्थात कह सकते हो डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताता है। आर्टिकल 5 क्या बता रहा है? परिभाषा के बारे में बता रहा है। किसकी परिभाषा के बारे में? नागरिकता की परिभाषा के बारे में बता रहा है। ठीक है, आर्टिकल 6 हमसे क्या बोलता है? आर्टिकल 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के बारे में। अर्थात जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिक माना गया। मतलब कि दूसरे शब्दों में आप समझिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के कानूनी अधिकार के बारे में, नागरिकता के अधिकारों के बारे में जानकारी देता है हमें। कौन देता है? आर्टिकल 6। ठीक है, अब ऐसी आर्टिकल 7 है, इसको उल्टा समझिए आप। भारत से पाकिस्तान गए लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में जानकारी कौन देता है? आर्टिकल 7 देता है। ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल 8 हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद 8वां हो जाएगा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में। यह अर्थात यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक बनने का अधिकार देता है जो वर्तमान में किसी अन्य देश में रह रहे हैं, बशर्ते कि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे कि हमारे एनआरआईज होते हैं ना, एनआरआईज, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसकी एक कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। कोई व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता में से कोई, जिसके दादा दादा नाना नानी कोई भी मेटरनल साइड से, पैटर्नल साइड से, जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में पैदा हुआ था, वह भारत का नागरिक बन सकता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा, दूसरी शर्त है इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वह जिस देश में रह रहा है वहां के भारतीय राजनयिक, डिप्लोमेट या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव के पास नागरिक के रूप में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा लेता है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारे पास अनुच्छेद 9, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, मतलब भारतीय नागरिकता का टर्मिनेशन। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में कि हम सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता सेल्फ खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 10, राइट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता के अधिकार। किसी भी नागरिक की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, अर्थात जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की नागरिकता को छीनने का तरीका सिर्फ वही है जो कि हमारी संसद ने कानून बना रखे हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 11 हमारा, आर्टिकल 11, संसद को अधिकार है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। ठीक है, अर्थात हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 11 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको या तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, डिटेल में। अगर आपको इतना सब नहीं पढ़ना है तो एक सिंगल चार्ट बना दिया मैंने, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 हमसे किसके बारे में बता रहा है? डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 6 जो बता रहा है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 7 क्या बता रहा है? कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या बता रहा है हमसे?
भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 9 टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है। अनुच्छेद 10 राइट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है। अनुच्छेद 11 संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता के संबंध में कोई कानून बना सकती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमने नागरिकता अधिनियम मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1950 सब जो 1947 में जब आज़ाद हुआ था, लेकिन जो संविधान को अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में नागरिकता को तय किया गया कि इस डेट तक अगर कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में रह रहा है तो भारत का नागरिक पूर्ण रूप से माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे जाएगी, इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। क्या पारित किया? नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। अब इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 तरीके हैं। ठीक है, पहला है हमारा जन्म से। अगर किसी व्यक्ति का जन्म हमारे भारतवर्ष में हुआ है इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, 1950 या 1950 के बाद में जन्म हुआ है तो। ठीक है, वंश के आधार पर, अर्थात वंश के आधार पर इसको ऐसा समझिए, यदि कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, यदि किसी व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई भी नाम रमेश है, उसका जन्म भारत के बाहर कहीं हुआ है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, कि किसी भी देश में हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो वो हमारा क्या होगा? भारतीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है ना, ऐसे रजिस्ट्रेशन आवेदन के माध्यम से कम 7 साल भारत में रहा हो, मतलब जब जिस डेट को उसने अप्लाई किया है इंडियन सिटीजनशिप के लिए उससे पहले 7 साल तक अगर वो भारत में रहा हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। प्राकृतिकरण मतलब बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरल फॉर्म में, यदि कोई विदेशी व्यक्ति 12 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे स्वतः ही क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये कौन सा एक्ट कहता है हमसे? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है हमसे? बाय इन कोऑपरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब क्षेत्र समावेश द्वारा, यदि कोई भारत में किसी विदेशी राज्य को या किसी विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है तो उस विदेशी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको स्वतः ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो पांचवा पॉइंट ये कहता है हमसे। ठीक है, अब नागरिकता अधिनियम 1986 आया 1955 के बाद में, क्योंकि बहुत सारे सुधारों की जरूरत थी। 1955 में जो खामियां थी, मतलब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो खामियां थी वो खामियां थी कि बहुत ज्यादा घुसपैठ हो रही थी बांग्लादेश साइड से, पाकिस्तान साइड से। उन घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 लाया गया। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 1986 का संशोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य भारत में अवैध घुसपैठ, इसको अवैध घुसपैठ खासकर बांग्लादेश और पड़ोसी देशों को रोकना, पड़ोसी देशों से जो हो रही है उसको रोकना था, और नागरिकता के नियमों को और कठिन सख्त बनाने का था। ठीक है, अब इसमें जो पहला क्लॉज था, जन्म द्वारा नागरिकता जो दी जा रही थी, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज किया गया, क्या किया गया कि 1986 से पहले भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन जाता। ठीक है, लेकिन 1986 के संशोधन के बाद इसमें बदल दिया गया। अब केवल भारत में जन्म लेना ही काफी नहीं था। ठीक है, अगर वो भारत के अंदर जन्म ले रहा है यही काफी नहीं है, बशर्ते कि उसके जन्म के वक्त में भारत में होना चाहिए, उसका जन्म भारत में ही होना चाहिए, और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। ठीक है, उसकी मदर या फादर में से कोई एक का इंडियन होना बहुत कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि अमेरिका से कोई एक कपल आ गया और उनके बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा कि वो विदेशी है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक पर्सन अगर उसका भारतीय होता है, जैसे कि उसका फादर या मदर का, तो वो क्या बन जाता है? उसको नागरिकता मिल जाती भारत की, इस अधिनियम के थ्रू। किस अधिनियम के थ्रू? नागरिकता अधिनियम 1986 के थ्रू। ठीक है, और ये प्रावधान कब से लागू हुआ, कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 जुलाई सन 1987 से प्रभावित हो गया। ठीक है, अब नागरिकता अधिनियम 1986। ठीक है, दोबारा से अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें, पंजीकरण द्वारा सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता चाहने वाले व्यक्तियों के लिए नियमों को कठिन बनाएगा। कैसे बनाएगा? पहले जो व्यक्ति भारतीय नागरिकों से विवाहित थे या भारतीय मूल के थे, उन्हें पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले केवल 6 महीने भारत में रहना पड़ता था। उदाहरण के लिए समझिए आप, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जर्मनी से आया और उसने किसी भारतीय मूल के पुरुष या महिला से शादी कर ली। ठीक है, तो उसको शादी करने के 6 महीने बाद ही अप्लाई कर सकता था वो कि भैया मुझे भारत की नागरिकता चाहिए और ऐसे ऐसे मैंने आपके यहाँ पर इस लड़की या इस लड़के से शादी किया। ठीक है, लेकिन संशोधन के बाद क्या चेंज हुआ? संशोधन के बाद ये चेंज हुआ कि उसको 5 वर्ष तक भारत में रहना मैंडेटरी है, इससे रजिस्ट्रेशन करने से पहले। लेकिन वर्तमान में ये समय सीमा कितनी है? 7 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, बहुत जरूरी है ये। अब देशीयकरण द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, विदेशी व्यक्तियों के लिए जो देशीयकरण नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता चाहते थे, निवास की शर्तों में बदलाव किया गया।
आवेदन करने से पहले भारत में रहने की कुल अवधि को बढ़ाया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह व्यक्ति भारतीय समाज को और संस्कृति को पूरी तरह से घुल मिल गया या नहीं घुल मिल गया। ठीक है। अब ये एक चार्ट बना दिया मैंने इसमें। अगर आप इतना नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो इस चार्ट से भी आपका काम आसानी से चल जाएगा। कैसे? 1986 से पहले की स्थिति क्या थी नागरिकता के नियमों के बारे में, और 1986 के संशोधन के बाद क्या स्थिति थी। ठीक है। जन्म द्वारा भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन 1986 के संशोधन के बाद क्या था? जन्म के बाद उसको भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होना कंपलसरी है उसके जन्म के समय पर। रजिस्ट्रेशन क्या? 6 महीने का निवास अनिवार्य है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति किसी भारतीय व्यक्ति से शादी करता है तो उसको 6 महीने का निवास अनिवार्य रहता है, लेकिन 1986 के संविधान संशोधन के बाद 5 वर्ष कर दिया गया। इसको 5 वर्ष को रहना ही पड़ेगा, 5 साल हमारे भारत में। तो मुख्य लक्ष्य क्या था? इसको पहले जो नीति थी हमारी उदार थी, अब इसको क्या कर दिया गया? वो टफ कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में हमारी आई थी एक और नागरिकता अधिनियम 2005। ठीक है, जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बताती है हमसे, ओसीआई के बारे में। ठीक है। इस संशोधन से पहले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की सुविधा केवल 16 निर्दिष्ट देशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए थी। 2005 के संशोधन ने इसे बढ़ाकर सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करा दिया, बशर्ते कि उनके देश में दोहरी नागरिकता की अनुमति हो। अपवाद है इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, और वहां का कोई व्यक्ति, या फिर इसको ऐसे समझिए जैसे कोई भारत से व्यक्ति गया, ठीक है, और उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, ठीक है, लेकिन वो अपने देश में रहना चाह रहा है और उसके पास बाहर के देश का पासपोर्ट है, तो एक स्पेशल कार्ड बनता था उसका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से, कि वो भारत में अनलिमिटेड टाइम आ जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें विदेश की नागरिकता है। यही कंडीशन किसी विदेशी के लिए भी थी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड के लिए। ठीक है। ओसीआई के लाभ: भारत आने जाने के लिए आजीवन मल्टीपर्पज वीजा। ठीक है। भारत में कितनी भी लंबी अवधि तक रुकने के लिए पुलिस पंजीकरण एफआरआरओ की जरूरत नहीं पड़ती थी। आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीय एनआरआई के समान अधिकार, लेकिन खेती के लिए भूमि नहीं खरीद सकते थे। ये ओसीआई जोड़। ठीक है। अगला, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें। अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो ओसीआई के रूप में पंजीकृत है, कोई भी व्यक्ति जो ओसीआई के रूप में रजिस्टर्ड है, वह 5 साल बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यह आवेदन करने से पहले कम से कम 1 वर्ष भारत में रहा हो। अर्थात जिस व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, वो रजिस्ट्रेशन द्वारा क्या कर सकता है? हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है 2005 के सिटीजनशिप एक्ट के जरिए। लेकिन कंडीशन है उसमें कंडीशन क्या है? कि वो कम से कम 1 साल भारत में रहा हो और 5 साल बाद ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है। जन्म के आधार पर नागरिकता का स्पष्टीकरण दिया गया है। 2005 का संशोधन 2003 के उन सख्त नियमों को जारी रखता है जिनमें कहा गया था कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता दोनों ही भारतीय हो। 2005 और 2003 के अकॉर्डिंग था ये। या एक माता या पिता भारतीय हो, दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी मतलब उस पर भारत की नागरिक को टर्मिनेट ना किया गया हो। ठीक है। अवैध प्रवासी का मतलब ये हो जाएगा। अब नागरिकता अधिनियम 2005 में दोहरी नागरिकता का भ्रम क्या है? भारत हमारा पूर्ण रूप से, इस तरह से कुछ लोग समझेंगे कि हमारा इंडिया भी डुअल सिटीजनशिप दे रहा है, लेकिन नहीं दे रहा है। ओसीआई और एनआरआई और सिंगल सिटीजन में फर्क है, वो आगे बताऊंगा मैं जैसे आपको 1 मिनट में। भारत पूर्ण दोहरी नागरिकता का वो प्रदान नहीं करता है। ओसीआई केवल क्या है? एक लंबी अवधि तक भारत वीजा स्टेटस है, मतलब बार बार वीजा लेने से बचने के लिए ओसीआई ले लेते हैं लोग। ठीक है। जिसमें वोट देने या सरकारी पद संभालने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन ये ना तो वोट दे सकते हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कुछ अंतर है किसमें? एनआरआई और ओसीआई में। ठीक है। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है। पूरा नाम, नागरिकता। ये भारतीय पासपोर्ट था, इसमें एनआरआई पे क्या होता है? पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट था, लेकिन इन पे विदेशी पासपोर्ट होता है। ठीक है। एनआरआई कौन होता है? जो विदेश में रहता है। एनआरआई कौन है? जो हमारे भारत के लोग विदेश में काम करने के लिए जाते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन उन पे क्या है? पासपोर्ट कहाँ का है? उन पे नागरिकता कहाँ की है? हमारे देश अपने भारत की नागरिकता है, तो वो एनआरआई कहलाते हैं। ठीक है। जो विदेश में तो रहता है, लेकिन उसके बाद जो विदेश में रहता है और उसने वहां की, जो विदेश में रहता है मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? जो विदेश में रहा है लेकिन नागरिकता उसके पास विदेश की ही है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसको भारत आने के लिए किसी भी वीजा की आवश्यकता नहीं होती। किसको नहीं होती? एनआरआई को। लेकिन ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को वीजा वीजा वाला कार्ड मिल जाता है अनलिमिटेड टाइम आने जाने के लिए। एनआरआई को भारत में वोट देने का अधिकार है, लेकिन ओसीआई को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। ये भारत में सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ये कतई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन स्पेशल परमिशन के साथ ये कर सकते हैं। भारत में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं खरीद सकते हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें? एनआरआई और ओसीआई के अंदर में। कंफ्यूजन दूर हुआ आपका? बिल्कुल होना भी चाहिए। अब नागरिकता, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इसको खोने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं।
आप स्वेच्छा से मतलब खुद की इच्छा से नागरिकता को छोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं कि भाई हमें अब नागरिकता नहीं चाहिए हमारे देश की, हमें मुक्त करिए इससे, ठीक? इस तरह से। बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कैसे है कि मान लीजिए आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली और अपने देश को नहीं बताया, तो आपकी जो नागरिकता है मतलब भारत की हमारी, तो वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब वंचना मतलब डेप्रिवेशन, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना। यदि आपके पास कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी में हैं आप, ठीक है, कोई धोखाधड़ी में है, ठीक है, या फिर आप उस स्थिति में नहीं है कि आपको नागरिक माना जाए भारतवर्ष का, तो सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो ये था भैया पार्ट 2, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, जिसमें कि हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे अपना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड आपसे मुलाकात होगी अब अगली क्लास में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम्स में वहीं से आते हैं। और वो क्लास कौन सी है? हमारे फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और इसको हम बहुत अच्छे तरह से करने वाले हैं, ठीक है? जो कि आर्टिकल कौन सा रहता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को, ठीक है? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रहता है, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक हमारे अधिकार। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।